हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 की बुक जिसका नाम राजनीतिक सिद्धांत का परिचय है, उसके फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है राजनीति क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। मैं आप लोगों को बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं उससे ही आप लोगों को ये करा रही हूँ। और मेरे पास सारे चैप्टर्स के सारे यूनिट्स के नोट्स हैं, तो मैं यूनिट्स से ही पढ़ाऊँगी और वही पढ़ाऊँगी जो बुक में है। वो इजी बुक में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में, और मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं वो इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि बुक का नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बुक का ही है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब बुक का है, बस ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में बना हुआ है। तो फर्स्ट इसकी जो है वो फर्स्ट है राजनीति का अर्थ। राजनीति होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर काम करना, काम करने की कला। तो राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुत इजी लैंग्वेज में मेरे पढ़ने से ही आप लोगों को समझ आ जाएगा। राज का मतलब शासन होता है, नीति का मतलब सही समय पर सही काम करने की कला को नीति कहते हैं। यानी नीति के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की कला राजनीति कहलाती है। मतलब जब कोई नेता, कोई भी शासक नीति के द्वारा शासन करता है या फिर वो अपने खास उद्देश्य के लिए, अपने विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, तो वो राजनीति करता है। राजनीति करता है, मतलब नीति की कला को अपनाता है, तो वो राजनीति कहलाती है। राजनीति सामाजिक गतिविधियों एवं समस्याओं को हल करने की कला और विज्ञान है। तो राजनीति में सामाजिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं और समस्याएं जो होती है, जो जनता की समस्याएं होती हैं, वो शासक यानी कि जो नेता होता है, जो शासक होता है, जो शासन कर रहा होता है, वो जनता की समस्याओं को हल करते हैं। तो इसलिए जनता की समस्याओं को हल करने की कला और विज्ञान है। इसको विज्ञान भी कह सकते हैं हम, और कला भी है। ऐसी समस्याएं जिन्हें केवल सामूहिक यानी सभी के द्वारा मिलकर हल किया जाता है। मतलब इसमें वो सारी समस्याएं आती हैं जिन्हें सबके द्वारा मिलकर हल किया जाता है। राजनीति में जो समस्याएं हैं, ये जो दे रखा है ना, समस्याएं, सामाजिक गतिविधियों और समस्याओं को हल करने की कला। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सामूहिक समस्याएं होती हैं जो सभी के द्वारा मिलकर हल करी जाती हैं। मतलब सभी लोगों की समस्याएं होती हैं जिसको शासक या फिर नेता हल करता है। जनता की समस्याओं को नेता हल करता है। अब राजनीति की परिभाषा है कुछ। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। यानी समाज में जो सामाजिक स्तर है और आर्थिक स्तर है, तो नेता सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करते हैं, तभी तो वो नेता चुने जाते हैं। वो अपने मतलब बताते हैं कि वो सत्ता में आने के बाद क्या क्या काम करेंगे, फिर उनको जनता नेता चुनती है। लोकतंत्र मतलब उनको चुनते हैं लोकतंत्र द्वारा, तो जो वो चुने जाते हैं और फिर वो काम करते हैं जनता की भलाई के, यानी कि आर्थिक स्तर ऊंचा उठाते हैं, सामाजिक स्तर ऊंचा उठाते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जनता उनको वोट नहीं देती है, उनकी सरकार भी गिर जाती है। नागरिक स्तर पर कोई खास तरह का सिद्धांत व्यवहार राजनीति कहलाता है। मतलब नागरिक स्तर पर अगर कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है, तो उसे व्यवहार राजनीति कहते हैं। यदि हम आम भाषा में बात करें तो राजनीति शासन व्यवस्था को चलाने, अब ये राजनीति की विशेषताएं, काम भी कह सकते हैं। राजनीति में क्या क्या काम किए जाते हैं, तो शासन व्यवस्था को चलाने का काम, शासन में पद प्राप्त करने का काम। कोई भी नेता शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाता है, तभी वो राजनीति हो पाती है। अगर वो कोई काम ही नहीं करेगा तो वो राजनीति होगी। वो कोई काम नहीं करेगा, ऐसी मतलब बस कुर्सी पे बैठ जाएगा और कोई काम नहीं करेगा, तो वो राजनीति नहीं होगी। तो शासन में पद प्राप्त करने, मतलब शासन में जब कोई पद प्राप्त करता है तभी तो वो काम करता है। तो राजनीति में शासन में पद प्राप्त करते हैं। जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया कि अगर वो कोई काम नहीं करेगा तो राजनीति नहीं होगी। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, तो वो भी राजनीति होती है। कुछ नेता सही काम करते हैं, वो भी राजनीति होती है। लेकिन अगर कोई नेता कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब देश की सरकार में अगर बुरे चेंज होंगे
देश की अर्थव्यवस्था में या फिर सामाजिक स्तर पर बुरे चेंज होंगे तो वो भी राजनीति है। अगर सही चेंज होंगे वो भी राजनीति। लेकिन अगर कोई चेंज होगा ही नहीं, अगर वो नेता कुछ चेंज करेगा ही नहीं, तो वो राजनीति नहीं होगी। राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना। अब जो नेता होते हैं वो राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाते हैं, अपने अपने राजनीतिक कह सकते हैं एक तरह से अपने अपने राजनीतिक जो नेता होते हैं उनको और बनाते हैं, वो सत्ता में लाते हैं। कानून बनाना, कानून बनाते हैं। जो नेता, जो शासक बन जाता है, सत्ता में सरकार आ जाती है तो वो कानून बनाते हैं, फिर जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जनता के विरुद्ध कानून बनाते हैं, जिसमें जनता की कोई भलाई नहीं होती। विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि, मतलब जो लोग देश के विरोधी होते हैं, विरोधी सरकारें, जैसे कि दूसरे देश के लोग हो सकते हैं, दूसरे देश हो सकते हैं, तो वो विरोधी लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, युद्ध करवाते हैं। शक्तियों का प्रयोग करना। अब ये शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। जब कोई विरोधी के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो जाहिर सी बात है शक्ति का प्रयोग तो जरूर होगा। कोई कानून बनाएंगे जब भी शक्ति का प्रयोग होगा। और पद प्राप्त करेंगे तो जब शक्ति का प्रयोग नहीं माना जा सकता। हाँ, शासन व्यवस्था चलाने में तो शक्ति का प्रयोग होता है। और सभी के द्वारा मिलकर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों एवं समस्याओं को हल करना राजनीति कहलाता है। जो अभी मैंने ऊपर बताया, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करना और उनको हल करना राजनीति कहलाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं, कुछ विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, तो सबसे पहले आते हैं मोरगेंथ्यू। मोरगेंथ्यू ने राजनीति की परिभाषा दी है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब राजनीति में कोई भी जब सत्ता में आना चाहता है तो वो शक्ति चाहता है, शक्ति के लिए, और वो उस शक्ति को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो इसलिए राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। फिर आरएन के अनुसार, आरएन ने एक परिभाषा दी है, राजनीति वह गतिविधि है जो राजनीतिक विवाद, समझौते, नीति निर्माण, शक्ति और सत्ता से संबंध रखती है। मतलब राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जिसमें विवाद होते हैं, समझौते होते हैं, नीति निर्माण मतलब कानून बनाए जाते हैं, शक्ति और सत्ता से संबंध रखती है। इसमें शक्ति का प्रयोग होता है। और जो शासक होता है वो सत्ता, उसके हाथ में सत्ता होती है, मतलब वो शासक होता है, उसके हाथ में कुर्सी होती है, सत्ता होती है, और वो उससे ही संबंध रखता है। इस प्रकार राजनीति शासन तथा बुनियादी राजनीतिक संबंधों, राज्य और नागरिक समाज के बीच के संबंधों को समझने का विज्ञान और कला है। मतलब वही जो नागरिक के समाज के संबंधों, राज्य के संबंधों को समझने की कला और विज्ञान है। मतलब बुनियादी राजनीतिक संबंधों, मतलब जो राजनीति के संबंध होते हैं, बुनियादी संबंध होते हैं, उनको समझने की कला और विज्ञान है ये। राजनीतिक शासन किस प्रकार से चल रहा है, राजनीतिक संबंध कैसे हैं, मतलब हमारे देश के दूसरे देश के साथ कैसे संबंध है, हमारे राज्य के दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंध है, ये सब देखने की कला, ये सब जानने की कला राजनीति कहलाती है। समझने की कला राजनीति है। अब गार्नर के अनुसार, गार्नर ने परिभाषा दी, राजनीति शब्द का तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है जिनका संबंध राज्य के मामलों के वास्तविक संचालन से है। वही है जो राजनीति, मतलब राजनीति जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसमें ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसका संबंध राज्य से होता है। राज्य में क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, मतलब किस तरह से उसका संचालन हो रहा है, किस तरह से सरकार किसी राज्य को चला रही है, उसके मामलों को देख रही है, उसके मामलों को, जो उसकी समस्याओं को खत्म कर रही है, जो उसमें नए नए कानून बनाकर प्रगति कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, तो यही राजनीति है। ये गार्नर ने परिभाषा दी है। अब इसके बाद है राजनीति शब्द की उत्पत्ति। What are the origins of politics? Politics, राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है। मतलब यूनान में एक शब्द है पॉलिस, जिससे राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। पॉलिस से यूनान का एक शब्द है ये, जिसका मतलब होता है नगर राज्य। जो राज्य होते हैं नगर राज्य, इसका मतलब होता है पॉलिस से। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पॉलिस कहा जाता था। मतलब
हजरत ईसा के आने से पहले 500 वर्ष पूर्व जो नगर राज्य होते थे उन्हें पॉलिस कहा जाता था वहाँ पर यूनान में। यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति कर दिया। जो यूनानी विचारक थे उन्होंने जो ये सब काम होते थे यहाँ पर गतिविधियाँ होती थी तो उसको पॉलिटिक्स कह दिया और वो राजनीति बन गया जिसका अर्थ है राजनीति। तो पॉलिटिक्स शब्द सबसे पहले अरस्तु के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। अब किसने सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द को प्रयोग में लाया था? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखने की बात है। सबसे पहले अरस्तु ने पॉलिटिक्स शब्द को प्रयोग में लाया था। अरस्तु के वजह से ही पॉलिटिक्स शब्द देखने को मिलता है। अब इसके लिए अरस्तु ने एक परिभाषा भी दी है जो ये लिखी है यहाँ पर। अरस्तु ने एक परिभाषा दी है राजनीति की। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य के लिए कहा है अरस्तु ने कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ये इनकी छोटी सी परिभाषा है, याद कर लेना और काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये वाली परिभाषा लिख कर आएंगे, क्योंकि अरस्तु बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अब राजनीति का क्षेत्र। राजनीति विषय का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके क्षेत्रफल को मापना अत्यंत मुश्किल है। यह आज भी अपनी विकसित अवस्था में है। मतलब इसके क्षेत्रफल को मापा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है इसके क्षेत्रफल को मापना और इसमें लगातार कंटिन्यूअसली ये विकसित होता जा रहा है, इसका विकास हो रहा है लगातार। कुछ विद्वानों के अनुसार ये राज्य और सरकार से संबंधित है। मतलब अब ये वही परिभाषा आ गई। कुछ विद्वान क्या मानते हैं इसे? तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जो राजनीति है वो राज्य और सरकार से संबंधित है। कुछ के अनुसार ये शक्ति के लिए संघर्ष है। वही जो उन्होंने मॉर्गेंथ्यू ने परिभाषा दी थी ना, शक्ति के लिए संघर्ष राजनीति, तो वही कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने वाला विषय है। मतलब राजनीति में ऐसा अध्ययन किया जाता है जिसमें लोग शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार। तो वही कुछ लोग राजनीति को राजनीतिक दलों के नेताओं की गतिविधियों से जोड़ते हैं। मतलब कुछ लोग राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं, राजनीतिक दलों के नेता, वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या गतिविधियां, क्या एक्टिविटीज है, तो उससे जोड़ते हैं। अब राजनीति में नेता होते हैं और नेता जब सत्ता में आते हैं तो वो काम भी करते हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं, कैसी उनकी गतिविधियां हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, तो उनसे कुछ लोग मानते हैं कि जो राजनीतिक नेता के दल हैं और उनके जो नेता हैं उनकी गतिविधियों से जोड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति में सिर्फ वही गतिविधियां करते हैं जो नेता होते हैं। राजनीति के क्षेत्र के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने वर्तमान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मतलब राजनीति की कोई एक परिभाषा नहीं है, राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, विस्तृत है, तो इसलिए उसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। ये देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज कराऊंगी, आधे आज कराऊंगी और आधे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के वैध उपयोग पर एक निबंध लिखिए। मतलब वैध शक्ति क्या होती है उस पर एक निबंध लिखना है। तो ये बहुत इजी भाषा में है, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएंगे। शक्ति के वैध उपयोग का मतलब होता है कि राज्य जिस शक्ति का उपयोग करेगा वह उसे जनता द्वारा प्राप्त होती है, यानी राज्य या सरकार के पास जो शक्ति है उसे जनता ने दिया है। मतलब वही आपको समझ आ गया होगा, जो राज्य जिस भी शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो उसे जनता से मिल रही है, जनता दे रहा है उसे शक्ति। तो जनता कैसे दे रही है उसे शक्ति? जनता जब उसको चुनती है और सरकार बनाती है। कोई भी सरकार जनता के चुनने से ही तो बनती है, जनता के वोट देने से बनती है। तो जब जनता वोट देकर सरकार को बनाती है तो वही जनता द्वारा सरकार को शक्तियाँ देना है। मतलब जैसे नेता होते हैं, नेताओं के पास शक्तियाँ नहीं होती, ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती जितनी की सरकार के पास होती हैं। तो जब कोई किसी एक को जनता वोट दे देती है, जब वो सरकार बन जाती है, सत्ता में आ जाता है वो नेता,
तो उसके पास सरकार वाली शक्तियाँ भी आ जाती हैं। तो ये किसने दी? ये जनता के द्वारा दी गई हैं उसको शक्तियाँ, क्योंकि जनता ने उसको चुना है। अगर जनता किसी और को चुनती तो उस नेता को नहीं मिलती। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। और जनता कहती है कि सरकार उस शक्ति का उपयोग जनता पर करेगी। अब जनता पर कैसे करे सरकार उस शक्ति का प्रयोग? जनता के लिए काम करे वो, इसलिए ये कहा गया है कि जनता पर सरकार उस शक्ति का प्रयोग करे। तो जब जनता के लिए वो काम करेगी, जनता की भलाई के काम करेगी, तो वो प्रयोग जनता पर हो जाएगा। अतः यहाँ पर शक्ति का उपयोग वैध या कानूनी तरीके से हो रहा है। मतलब अगर ऐसा होता है, जो शक्ति सरकार को दी गई है और सरकार फिर जनता के लिए कानून बना रही है, जनता की भलाई के काम कर रही है, तो ये शक्ति वैध कहलाती है, कानूनी या वैध कहलाती है कि ये शक्ति वैध है। शक्ति के वैध उपयोग का विचार आमतौर पर किसी न किसी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही होता है, आधार पर ही आता है। मतलब सामाजिक व्यवस्था के आधार पर शक्ति के वैध उपयोग का विचार आ जाता है। जब शक्ति राज्य या सरकार के पास आती है तो वह इसे कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मतलब जब कोई भी शक्ति मिल जाती है सरकार को, तो वो उसे अलग अलग तरीकों से प्रयोग कर सकता है, हर तरीके से प्रयोग कर सकता है। दबाव भी डाल सकते हैं वो, जैसे कि यहाँ पर है दबाव के बारे में। दबाव भी शक्ति का एक रूप है और ये समझने में सबसे आसान है, लेकिन ये केवल शक्ति का ही एक प्रकार नहीं है, बल्कि शक्ति का एक प्रकार ये भी है जब आप किसी का निर्णय परिवर्तन करने में बल का प्रयोग करते हैं। मतलब दबाव हम अच्छे काम के लिए भी डाल सकते हैं और बुरे काम के लिए भी डाल सकते हैं। जब किसी का निर्णय परिवर्तन करने में बल का प्रयोग करते हैं तो वही दबाव कहलाता है। हम सभी शक्तियों को एक ही मूल आधार पर नहीं समझ सकते। मतलब शक्तियों को एक ही आधार पर नहीं समझ सकते, हम शक्तियों के अलग अलग आधार हैं। शक्ति को हम अच्छे काम के लिए भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और बुरे काम के लिए भी। तो बुरे काम के लिए प्रयोग करेंगे तो वो अवैध शक्ति होगी और अच्छे काम के लिए प्रयोग करेंगे तो वो वैध शक्ति होगी। अब आपको समझ आ गया होगा ये। जब कोई व्यक्ति तर्क तथा ज्ञान के आधार पर अपने विचारों को बनाता है और उनकी व्याख्या करता है, तो ये सभी एक प्रकार की शक्ति है। मतलब जब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, तो वो तर्क दे रहा है और ज्ञान, उसके पास ज्ञान भी है और वो अपने ज्ञान के आधार पर तर्क दे रहा है और अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, तो ये एक तरह की शक्ति मानी जाती है। ये भी एक तरह की शक्ति है। सत्ता के सभी धारक या लोग, जो भी मतलब सत्ता में लोग होते हैं, जो सत्ता को प्राप्त करते हैं या उन लोगों से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो शासन के अधीन होते हैं। मतलब शासन में कुछ जो सत्ता धारक होते हैं, जिनके पास सत्ता होती है, ये तो वही लोग होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं। ये सत्ता प्राप्त कर सकते हैं जनता के द्वारा भी, वोट लेकर भी, और जो शासन में लोग होते हैं उनको हटाकर भी ये सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। और जिस शक्ति को वे मिटा देते हैं उसकी सत्यता तथा न्याय में विश्वास करते हैं। मतलब ये अगर किसी शासन को हटा देते हैं, किसी शासक को हटा देते हैं अपने बल के प्रयोग पर, तो वो शक्ति को, मतलब उस शक्ति को मिटा देना होता है, उस वैध शक्ति को मिटा देते हैं वो। और वो जो उनकी जो सत्यता है और न्याय है उसमें कोई भी विश्वास नहीं करता। लोगों की सहमति बनाने के लिए औचित्य का यह प्रयास वैधता की प्रक्रिया का गठन करता है। उचित या स्वीकृत शक्ति को सत्ता के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये केवल प्रतिबंधियों के डर के कारण था। जनता वैध शक्ति या वैध अधिकार का पालन करते हैं क्योंकि उनके मन में एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे कानून हमारे लिए अच्छा है। मतलब जो जनता होती है वो वैध शक्ति का ही प्रयोग करती है, अवैध शक्ति का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि वो सरकार पर विश्वास करते हैं। वो मानने लगते हैं कि जो सरकार है वो हमारी भलाई के लिए काम करेगी और ये जो कानून बनाया सरकार ने वो हमारी भलाई के लिए ही बनाया है, इसलिए वो उस कानून को मानते हैं। और वो उस कानून को मानते हैं तो वो वैध शक्ति हो जाती है। मतलब वो वैध अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, वैध शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सरकार ऐसी सत्ता को वैध शक्ति का नाम देती है। अब जिसमें
जनता सरकार की जो शक्ति है, सरकार ने जो कानून बनाया उसको मानेंगे तो वो वैध अधिकार या वैध शक्ति हो जाएगी, और इसी को ही सरकार ने वैध शक्ति का नाम दे दिया है। सरकार इसे वैध शक्ति कहती है। और लोग मानते भी हैं कि जो भी कारण हो, शक्ति को धारण करने की पहली भूमिका सरकार की होती है। मतलब सब लोग यही मानते हैं, हम भी मानते हैं और आप भी मानते होंगे कि जब सरकार सत्ता में आती है तो उसके पास शक्ति आती है, तो पहली जो भूमिका होती है वो सरकार की होती है, शक्ति ग्रहण करने की, शक्ति धारण करने की। राज्य के पास वैध अधिकार यानी आदेश देने का अधिकार है। ये तो सबको पता है, राज्य यानी सरकार के पास अधिकार है कि वो आदेश दे सकता है। वैध अधिकार यानी उसके पास ये वैध अधिकार है, उसके पास ऐसा अधिकार है जो उसको सरकार की कुर्सी पर बैठकर मिलता है, सत्ता में आने के बाद मिलता है, तो वो अधिकार है, वो किसी को भी आदेश दे सकते हैं। हाल के एक विश्लेषक के शब्दों में, वैध प्राधिकरण एक ऐसा शक्ति संबंध है जिसमें सत्ता धारक के पास आज्ञा का अधिकार होता है और शक्ति का विषय एक आज्ञाकारिता का पालन करना है। मतलब सरकार के पास आज्ञा देने का अधिकार होता है, किसी ने ही परिभाषा दी है, और वो शक्ति के विषय में लोगों को आज्ञा दे सकती है, नेताओं को आज्ञा दे सकती है। तो अब वैधीकरण पर मैक्स वेबर के क्या क्या विचार हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मैक्स वेबर वैधीकरण पर 3 विचार देते हैं जो निम्न है। अब इनका पहला विचार है मैक्स वेबर का, ये विचार पारंपरिक वर्चस्व से संबंधित है। ये वर्चस्व केवल एक व्यक्ति या एक समाज का नहीं होता, बल्कि ऐसे समूहों का होता है जो लोगों की सामान्य इच्छा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं तथा सत्ताधारक वैधता प्राप्त करने के लिए अपील करते हैं। मतलब ये पारंपरिक वर्चस्व है, इसमें ना तो एक व्यक्ति होता है और ना ही एक समाज होता है, बल्कि समूह होते हैं, कई सारे समूह होते हैं जिनमें सामान्य लोगों की इच्छा के आधार पर जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनकी इच्छा के आधार पर सत्ताधारक जो होता है वो वैधता प्राप्त करने के लिए उनसे कोशिश करते हैं, उनसे कहते हैं, उनसे अपील करते हैं कि तुम हमें सत्ता में लाओ और हम तुम्हारी भलाई के काम करेंगे, तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। उनसे कहते हैं सत्ताधारक। पहला ये पारंपरिक वर्चस्व है। और समूह द्वारा वैधता प्राप्त कर सत्ताधारक उनके लिए काम करते हैं। अब वो जो समूह होते हैं वो उनको सरकार बना देते हैं, सत्ता में ले आते हैं, तो वो उनकी भलाई के काम करते हैं सत्ताधारक। यानी पहले सत्ताधारक को वैधता तब प्राप्त होती थी जब कुछ लोग या समूह मिलकर उसे वैधता प्रदान करते थे। अब ये पारंपरिक वर्चस्व, तो पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे वो उनको सरकार, मतलब कोई भी सरकार में तब आता था, सत्ताधारक तब बनता था जब लोग उसे वैधता प्रदान करते थे, वैधता देते थे, जब उसे सरकार बनाते थे, जब वो सरकार बनता था। अपील करते थे वो लोगों से, और जब लोग उन्हें सरकार बना देते थे तो वो सरकार बनते थे। अब दूसरा विचार है इनका, दूसरा जो बताया इन्होंने वो ये है, ये विचार करिश्माई वैधता कहलाता है। ये ऐसी वैधता होती है जिसमें किसी नेता को पारंपरिक तरीके से अपने आप वैधता प्राप्त हो जाती है, यानी नेता का असाधारण व्यक्तिगत गुणों के कारण लोग सत्ताधारक या नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। उदाहरण जर्मनी में हिटलर का शासन। मतलब ये ऐसा शासन होता है जिसमें लोगों को लगता है कि कोई नेता है, ये तो मतलब ये हमारी भलाई के काम करेगा, वो काफी उनको इंटेलिजेंट लगता है देखने में और अच्छा लगता है, तो वो उसको बना देते हैं। उसके जो व्यक्तिगत गुण होते हैं, असाधारण व्यक्तिगत गुण होते हैं, उनके कारण लोग उस नेता को मतलब उस नेता को सत्ताधारक बना देते हैं, सत्ता में ले आते हैं, तो उसको अपने आप वैधता प्राप्त हो जाती है। तो इसमें करिश्माई वैधता कहलाती है, क्योंकि उसे कुछ सत्ताधारक को कुछ करना नहीं पड़ता, जो जनता होती है वो खुद ही उसको सरकार बना देती है, सत्ता दिलवा देती है, तो इसलिए करिश्माई वैधता कहलाती है। अब तीसरा विचार है कानूनी तर्क संगत। इसमें वैधता कानूनी तर्क संगत तरीके से प्राप्त होती है, यानी जिसे कानून में तर्क के आधार पर सही बताया गया हो। किसी कानून को बनाने के लिए समाज
के सभी लोगों के मतलब कानूनी तौर पर, इसमें कानूनी तौर पर सत्ता प्राप्त होती है, तर्क संगत तरीके से सत्ता प्राप्त होती है। कानून के आधार पर तर्क दिए जाते हैं और तर्क अगर सही होता है तो उसी को तर्क बनाया जाता है। समाज के सभी लोगों के तर्कों को समान रूप से शामिल किया जाता है जो उचित रूप से हो, तब सरकार या सत्ताधारक को वैधता प्राप्त होती है। मतलब जो समाज है उसके सभी लोगों को शामिल किया जाता है, उसके सभी लोगों को समान रूप से शामिल किया जाता है। ये नहीं कि कोई अमीर वर्ग है तो उसके ही मतलब फैसलों को माना जाएगा, उसके तर्कों को माना जाएगा, जो गरीब है उसको नहीं माना जाएगा। इसमें सभी लोगों को बराबर माना जाता है और फिर उनके अगर वो सही होते हैं, उनके उचित फैसले, उचित तर्क होते हैं तो उसके आधार पर सत्ता में मतलब सरकार बनाई जाती है, सत्ताधारक को वैधता प्राप्त होती है, जिसमें लोग सरकार की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अब जो लोग होते हैं इसमें सरकार की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ होता है, हिंदुस्तान में होता है, कोई भी सरकारों को चुनते हैं, सब लोग वोट देते हैं और फिर एक सत्ता में आता है, कोई एक नेता सत्ता में आता है, कोई एक पार्टी सत्ता में आती है, तो फिर हम जब वो सत्ता में आ जाती है तो फिर हम लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि उनके लिए विशिष्ट नियम बनाए जाते हैं। मतलब हम लोगों के लिए खास नियम बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं वो हमें मानने होते हैं। ये राजनीतिक प्राधिकरण की आधुनिक अवधारणा से मेल खाती है, यानी ये अवधारणा आज के समय में समाज में देखने को मिलती है। वही जो मैंने अभी बताया, जो हमारे यहाँ भारत में देखने को मिलती है, वही अवधारणा है। लोग वोट देकर चुनते हैं, अपना शासक चुनते हैं और फिर जो शासक कानून बनाते हैं, आज्ञा देते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको नियमों का पालन करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।